नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 9 की। और यह चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट या मानव अधिवास के बारे में। तो इसमें जो मेन मेन टॉपिक्स हैं जो हमको डिस्कस करने हैं, पहला है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट। तो सेटलमेंट क्या होता है और उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। इसके बाद इनके प्रकार क्या हैं और इनका प्रतिरूप क्या होता है। इनके प्रकार के ही क्रम में हम ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवासों के बारे में समझेंगे। और फिर हम समझेंगे कि इनकी समस्याएं क्या हैं, और ये समस्याएं ज़्यादातर डेवलपिंग वर्ल्ड में पाई जाती हैं। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट या अधिवास का वर्गीकरण। तो पहली चीज हम लोग समझते हैं कि अधिवास होते क्या है और इनका महत्व क्या है। इसका महत्व इस बात में है कि जो हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ते हैं कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों द्वारा जनित प्रतिरूपों का अध्ययन करता है, तो उसमें मानव बस्तियां या मानव अधिवास, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि ये मनुष्य और पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया के द्वारा निर्धारित होते हैं और ये उसका एक इंडिकेटर प्रस्तुत करते हैं। ये जो मानवीय अधिवास होते हैं ये बेसिकली ऐसे क्षेत्र हैं जो लगभग स्थायी रूप से बसे हुए क्षेत्र होते हैं और वहाँ पे घरों की संरचना होती है। तो ये एक मानव पर्यावरण अंतर क्रिया का एक प्रतिरूप प्रदर्शित करता है। जब इसके वर्गीकरण की बात करते हैं तो मुख्यतया इसको ग्रामीण और नगरीय अधिवासों में विभाजित किया जाता है। लेकिन वो कैसे कैसे क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पे ग्रामीण और नगरीय अधिवासों में विभाजन होता है, इन सब क्राइटेरिया पे मतैक्य नहीं है। सभी देशों के अपने अलग अलग इंडिकेटर हैं। तो जो कॉमन इंडिकेटर हैं जब हम उनकी बात करते हैं तो इसमें पहला इंडिकेटर आता है जनसंख्या का आकार। तो जनसंख्या का आकार भी बहुत देशों में अलग अलग तरीके से है। जैसे वेस्टर्न यूरोपीय कंट्रीज हैं या अमेरिकन कंट्रीज हैं, उनके लिए जो जनसंख्या है शहरों के लिए, वो हमारे एशियाई देशों के लिए, भारत के लिए, चीन के लिए उससे ज़्यादा बड़े बड़े हमारे यहाँ ग्राम पाए जाते हैं। तो जनसंख्या पे कोई एक रूपता नहीं है। अब इसमें जो दूसरा क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करते हैं वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, या वहाँ की जनसंख्या किस कार्यों में लगी हुई है। तो सामान्यतया ये माना जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलापों में लगी होती है, और जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ की जनसंख्या द्वितीय क्रियाकलापों में, सेवाओं में, उच्चतर स्तर की सेवाओं में लगी होती है। और वर्तमान में एक न्यू ट्रेंड हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जा जाके शहरों में बस रहे हैं। तो एक बड़े पैमाने पे माइग्रेशन हो रहा है, प्रवास हो रहा है, और ये प्रवास होता है बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग के लिए। ये हमने माइग्रेशन वाले पार्ट में पुश फैक्टर और पुल फैक्टर के रूप में पढ़ा हुआ है। नगरों में बहुत अधिक भीड़ भाड़ होने के कारण बहुत जगहों पे नए नए सब अर्ब्स बस रहे हैं, यानी उपनगरीय क्षेत्र कहते हैं इनको। और उपनगरीय क्षेत्र में लोग बसते हैं और ये शहरों से जनरली दूर होते हैं, लेकिन मेन शहर से जो बिजनेस एरिया होता है इससे ट्रेन के थ्रू या रोड के थ्रू ये काफी ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जनसंख्या के साथ साथ जो प्रकार हैं, जो फंक्शंस हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं रूरल अर्बन क्लासिफिकेशन में। अब भारत सरकार का क्या स्टैंड है, तो हम लोग इंडिया के स्टैंड को देखते हैं कि जो हमारा सेंसस ऑफ इंडिया है, जो भारत की जनगणना होती है, ये हर 10-10 साल में होती रही है। अब इस बार अनफॉर्चुनेटली 2021 में आनी थी, नहीं हो पाई है। तो ये सेंसस ऑफ इंडिया बेसिकली होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। एक रजिस्ट्रार जनरल होता है जो इसको वॉच करता है। सेंसस ऑफ इंडिया का जो 1991 की गणना हुई थी, इसमें ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए थे। तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि कोई ऐसा क्षेत्र जहां पे म्यूनिसिपैलिटी हो, कारपोरेशन हो, कैंटोनमेंट बोर्ड हो या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो, यानी गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज कर रही है कि ये क्षेत्र एक नगरीय क्षेत्र के रूप में है, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी हो, चाहे कैंटोनमेंट बोर्ड हो, चाहे जो भी नोटिफाइड टाउन एरिया हो। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम 5,000 लोगों की जनसंख्या हो। यह जनसंख्या बहुत सारे देशों में परिवर्तित हो रही है, लेकिन भारत के रेफरेंस में हमने इसको 5,000 माना हुआ है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, जिसको अभी हमने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहा, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में एटलीस्ट 75% मेल पॉपुलेशन, ये वर्ड आप ध्यान दीजिएगा, ये मेल वर्कर्स, तो मेल वर्कर्स का 75% नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में इंगेज हो। यानी वो एक्टिविटी या तो व्यापार हो सकती है, उद्योग हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं हो सकती हैं। जो मेल वर्किंग पॉपुलेशन है उसको इंडिया ने एक्सेप्ट किया है। और चौथा जो क्राइटेरिया है वो रिलेटेड है पॉपुलेशन डेंसिटी की,
कि एटलीस्ट प्रति वर्ग किलोमीटर यह घनत्व 400 लोगों का होना चाहिए। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पर हम मानते हैं इंडिया में कि यह क्षेत्र नगरीय है। जब हम अधिवासों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो जो सबसे पहला वर्गीकरण होता है, पहला वर्गीकरण है शेप के आधार पे, आकार के आधार पे। और शेप के आधार पे जो पहला वर्गीकरण है इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, या संहत बस्तियां कहते हैं, जहां घर काफी क्लोज एक दूसरे से होते हैं। और ये जनरली रिवर वैलीज या फर्टाइल जो उपजाऊ मैदान होते हैं वहां पे पाए जाते हैं, क्योंकि कृषि की जो जमीन होती है उसको मैक्सिमम यूज किया जा सके। इसमें कम्युनिटीज बहुत सघन रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो ये हम देख सकते हैं सघन बस्तियों के उदाहरण है। ये एक रूरल सेटलमेंट का उदाहरण है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये फील्ड्स हैं चारों तरफ। तो खेती की जमीन को मैक्सिमाइज यूज करने के लिए इस तरह की बस्तियां उपजाऊ मैदानों में पाई जाती हैं। और ये देख सकते हैं एक शहरी सेटअप का उदाहरण है। तो बिल्डिंग्स काफी क्लोज क्लोज बनी हुई हैं, इन दोनों ही केसेज में हम देख सकते हैं। अब जो दूसरा होता है प्रकार, इसको कहते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट या प्रकीर्ण बस्ती। तो इसमें घर दूर दूर बने होते हैं और इन घरों के बीच में बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। तो ये डायग्राम हम देख सकते हैं कि एक घर यहाँ बना है, दूसरा घर इससे दूर बना हुआ है, तीसरा और दूर है। तो इस तरह से बस्तियां जब बसती हैं तो इनको डिस्पर्स सेटलमेंट या प्रकीर्ण बस्तियां कहते हैं। और इनके बीच जो एक बांधने का एक सूत्र काम करता है, वो या तो कोई धार्मिक प्लेस हो या कोई एक कॉमन बाजार हो। तो इनसे ये इन बस्तियों के समूह विकसित होते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रामीण बस्ती के बारे में या रूरल सेटलमेंट के बारे में। तो रूरल सेटलमेंट बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज के द्वारा पहचाने जाते हैं और इनमें या तो कृषि कार्य है, पशुपालन है, मत्स्यन है, इस तरह की क्रियाएं यहाँ की जाती हैं। और ये सेटलमेंट आमतौर पे नगरीय क्षेत्रों की तुलना में काफी छोटे होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो ग्रामीण अधिवासियों को प्रभावित करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है हमारा जल आपूर्ति या वाटर सप्लाई। तो जो भी सेटलमेंट जब प्रारंभिक अवस्था में बसते हैं तो इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जल। और यही कारण है कि जो सेटलमेंट बसे वो नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे या किसी झीलों के किनारे पे बसे। और ये जो वेट पॉइंट्स हैं यानी नदियां, नहरें या झीलें, तो ये सारे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए ये जल की आपूर्ति करते हैं। तो यहाँ पे 2 डायग्राम हम देख सकते हैं, एक ये नदी है और नदियों के किनारे पे हमारे ये सेटलमेंट बने हुए हैं। तो ये बेसिकली ऐसे क्षेत्र को शो कर रहा है कि नदी पहाड़ से निकल रही है और लगभग ये प्लेन एरिया है। अब दूसरा इमेज हम देख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डेजर्ट ओएसिस या नखलिस्तान या मरुद्यान कहते हैं। यहाँ पे मरुस्थली क्षेत्र में ये जल मिला है और जल के किनारे किनारे ये बस्तियां लगभग वृत्ताकार रूप में बस्ती चली गई हैं। तो जल मानव बस्तियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स में से एक है। अब दूसरा इसमें लैंड आता है। तो लैंड या भूमि किस तरह की होनी चाहिए? फर्टाइल लैंड। और फर्टाइल लैंड से क्या होता है? कृषि कार्य। तो जब मानव सभ्यता की हम बात करते हैं तो मनुष्य पहले खाद्य संग्राहक हुआ करता था। इसके बाद धीरे धीरे इसने कृषि करनी शुरू की। कृषि के बाद व्यापार केंद्र विकसित होते गए, व्यापार केंद्र के बाद बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान विकसित होते गए। तो ये बेसिकली उसी विकास क्रम में एग्रीकल्चर का प्रारंभ हुआ और उसके लिए फर्टाइल लैंड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो इन फर्टाइल लैंड्स की भी टोपोग्राफी अलग अलग हो सकती है। जैसे हम देख सकते हैं यूरोप में गांव ऐसी जगहों पे बसे जहां पे दलदली क्षेत्र या निम्न भूभाग नहीं थे। लेकिन जब एशिया की बात करते हैं तो यहाँ पे दलदली क्षेत्र और निम्न भूभागों में जनसंख्या घनत्व तो अधिक है, क्योंकि यहाँ पे उत्पन्न होता है चावल और चावल की खेती जहाँ पे नमी अधिक है वहीं पे अधिक होती है। इन दोनों ट्रेंड में डिफरेंस है। यूरोपीय विलेजेज जहाँ साफ सुथरी जगह है, अंडुलेटिंग प्लेन पे डेवलप हुए हैं, लेकिन जो एशियन कंट्रीज हैं वहाँ तटीय क्षेत्र, निम्नवर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व तो अधिक है, विशेषकर से ग्रामीण क्षेत्रों का। अब तीसरा पार्ट जो है वो अपलैंड भूमि का ही, इसको एक प्रकार हम समझ सकते हैं कि भूमि पे जहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों की बसावट हुई वहाँ पे थोड़ी उच्च भूमि। और ये बेसिकली कहाँ पे जो नदियों के क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग बसे हुए हैं। तो एक ये डायग्राम है, देख सकते हैं कि ये वाली भूमि रिलेटिवली ये उच्च भूमि है और ये बाढ़ के समय का प्रदर्शित हो रहा है। तो बाढ़ के समय निचले इलाके तो डूब गए, लेकिन जो ऊंचे भूभाग हैं वो बाढ़ से थोड़ा सा
ऊपर है। और ये ड्राई पार्ट जब हम उत्तर गंगा के मैदान की बात करते हैं तो इस तरह से जो मियांडर के शीर्ष हैं या जहां भी उच्च भूमि मिली है वहां पे गांव का बसाव हुआ है। और कुछ क्षेत्रों में हाउस जो है ये स्टील, मतलब ये लकड़ी के खंभे जैसे लगा के, ये हम देख सकते हैं ये स्टील्ट है, कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बाढ़ से भी इनकी रक्षा होती है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे भी ये बच जाते हैं। और इस तरह के घर हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, असम वगैरह में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ बांस के ऊपर छोटे छोटे हल्के पदार्थों से बने हुए घर बनाए जाते हैं। अब चौथा जो इसमें फैक्टर है दैट इज बिल्डिंग मटेरियल। तो जो भी बिल्डिंग मटेरियल स्थानीय रूप से अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं, ग्रामीण बस्तियों में उन टेक्निक का, उन मटेरियल्स का यूज करके घरों को निर्माण किया जाता है। तो इसमें सारे स्थानों के अलग अलग यूनिक फीचर हैं। तो एक उदाहरण हम लेते हैं लोएस क्षेत्र चीन का। और लोएस बेसिकली वायु के द्वारा जमा किए गए अवसाद होते हैं। चीन के लोएस के क्षेत्र के नाम पे ही इसको लोएस कहा जाता है। तो यहाँ पे केव ड्वेलिंग है। इन लोएस क्षेत्रों में लोग उन अवसादी भागों में गुफा जैसे निर्माण करके उसमें रहते हैं, जिनको चीन में याओ डांग कहा जाता है। और ये जो केव ड्वेलिंग है, जो गुफा में रहते हैं लोग, इसको हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। ये गुफा का द्वार है यहाँ पे, और यहाँ देख सकते हैं कुछ भेड़ बकरिया और कुछ ये स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ। तो ये लोएस में गुफा बना बना के लोग रहते हैं। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग अफ्रीकी सवाना क्षेत्र का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डायग्राम है, ये कैमरून के सिलिंड्रिकल हाउसेज को शो करता है। और इसमें हम देख सकते हैं कि मिट्टी के घर बनाते हैं सिलेंडर नुमा, और ऊपर से ये कोनिकल, ये घास फूस और ये लोकल जो पदार्थ पाए जाते हैं इससे उनको ढक दिया जाता है। तो ये कैमरून का इमेज है। और तीसरा इसमें उदाहरण हम देख सकते हैं जो एस्कीमोज। यहाँ पे पूरा का पूरा घर बर्फ से बना हुआ है, क्योंकि वहाँ बर्फ ही अवेलेबल है, और फिर उसको वो अपने तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये बिल्डिंग मटेरियल प्रभावित करता है कि घरों का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है डिफेंस। तो डिफेंस या सुरक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के अधिवासन में बहुत ही प्रमुख फैक्टर रहा है। और कारण क्या है कि जब मानव विकास के क्रम में कबीलों का निर्माण हुआ तो वो सारे एक दूसरे से युद्धरत रहते थे। तो इसमें बेसिकली राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध, और जो पड़ोसी ग्रुप हुआ करते थे उनसे डिफेंस के लिए बस्तियां या तो ऊंचे पर्वतों पे बनाई जाने लगी या किसी न किसी प्रोटेक्टेड एरिया में। तो ये हम देख सकते हैं एक नाइजीरिया का बस्ती है, ये इंसेलबर्ग के बीच में बना हुआ है। ये इंसेलबर्ग बेसिकली मरुस्थली क्षेत्रों की पहाड़ियां होती हैं जिनका अपर्दन कम होता है। तो ये क्षेत्र जो कभी मरुस्थल थे ये अपर्दित हो गए। अब इन क्षेत्रों में हम देख सकते हैं ये काफी घना सेटलमेंट बना हुआ है, और ये प्रोटेक्टेड है ये इंसेलबर्ग से। और दूसरा एक है, जैसे ये किले का निर्माण, एक फोटो है चित्तौड़गढ़ किले का। ये चित्तौड़गढ़ का किला काफी हाइट पे बना हुआ है। तो ऊंचाई और नेचर से प्रोटेक्टेड एरिया, इन दोनों ने मानव बस्तियों के बसने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब इसी में कुछ सरकारी नीतियां भी प्रभावित करती हैं सेटलमेंट को, और इनको कहा जाता है प्लांट सेटलमेंट। तो इसमें सरकार कुछ क्षेत्रों को चयनित करती है जिसमें वो ग्रामों को भी बसाती है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है विलेजाइजेशन या ग्रामीणीकरण। विलेजाइजेशन का मतलब हुआ कि सरकार कुछ निश्चित क्षेत्रों में पॉपुलेशन को बसाती है। और इसके दो उदाहरण हैं। एक है इथियोपिया में ग्रामीणीकरण का कार्यक्रम किया गया, बहुत सारे गांव बसाए गए। तंजानिया है, इसको आप अफ्रीका के मैप पे देख सकते हैं। तंजानिया में एक उजमा प्रोग्राम चलता है। तो इस उजमा प्रोग्राम के चलते बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र बसाए गए। और इसका पर्पज क्या होता है कि जो एग्रेरियन सोशलिज्म एक वर्ड होता है, यानी कृषि समाजवाद, इस कृषि समाजवाद के द्वारा उस पूरे कंट्री को डेवलप किया जाए। इसी तरह से और उदाहरण हम देख सकते हैं, हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में इंदिरा गांधी नहर सिस्टम है जो राजस्थान के गंगानगर जिले तक प्रवाहित होती है। तो इन नहरों के किनारे ये हम देख सकते हैं ग्रामीण अधिवास हैं जो कि सरकार के द्वारा बसाए गए हैं। तो इस प्रोसेस को ग्रामीणीकरण या विलेजाइजेशन कहा जाता है। अब डिस्कस करेंगे हम लोग रूरल सेटलमेंट के पैटर्न की। तो पैटर्न होता है किसी भी प्रतिरूप का ज्यामितीय आकार क्या है। इस प्रतिरूप में प्रदर्शित होता है कि बस्तियां एक दूसरे के सापेक्ष में किस तरह से बसी हुई हैं, और उनमें साइट और सिचुएशन क्या है। साइट यानी जो नेचुरल साइट होती है, कहाँ पे बस्तियां बसी हुई हैं,
और सिचुएशन होती है कि उन बस्तियों का दूसरे बस्तियों से किस तरह का संबंध है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों की बस्तियां कई आधारों पे इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सबसे पहला है आधार बेसिस ऑफ सेटिंग या विन्यास के आधार पे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ बस्तियां होती हैं, ग्रामीण बस्तियां जो प्लेन क्षेत्र में पाई जाती हैं, समतल क्षेत्र में पाई जाती हैं, पठारी क्षेत्र में पाई जाती हैं, तटीय क्षेत्रों में मिलती हैं, जो वन क्षेत्र हैं उनमें बस्तियां पाई जाती हैं, और साथ ही साथ डेजर्ट विलेजेस यानी मरुस्थलीय क्षेत्र की बस्तियां। तो ये वर्गीकरण होता है विन्यास के आधार पे, सेटिंग के आधार पे। तो जो प्लेन के विलेज होते हैं जनरली कॉम्पैक्ट होते हैं, और अभी हमने एक उदाहरण देखा था कि कृषि क्षेत्र को मैक्सिमम यूज करने के लिए वो संहत प्रकार की बस्तियां होती हैं। अब दूसरा जो है प्लेटू विलेज, तो प्लेटू होता है टेबल लैंड, कि आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा हो लेकिन उसका शीर्ष समतल होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बस्ती बसी हुई है टेबल लैंड पे ऊपर में जाके, और इसके कई रीजन हो सकते हैं। तीसरा है कोस्टल विलेज, जो तटीय क्षेत्रों पे बसी हुई हैं और मुख्यतया इनका जो व्यवसाय होता है वो फिशिंग का होता है। तो ये तट के क्षेत्रों पे बनती हैं। अब ये फॉरेस्ट विलेज हैं, हम देख सकते हैं जंगल में छोटे छोटे ग्रामीण अधिवास बने हुए हैं, और ये बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, झूम कृषि, और कहीं कहीं पे परमानेंट सेटलमेंट भी हुआ है। तो ये भी जंगल के क्षेत्रों में जहाँ पे प्लेन एरिया पाया जाता है, जहाँ जल की उपलब्धता पाई जाती है, वहाँ पे इस तरह की बस्तियां बनती हैं। अब जो डेजर्ट का विलेज है, तो डेजर्ट में हर जगह विलेज तो बनेंगे नहीं, ये जनरली वहाँ बनते हैं जहाँ पे डेजर्ट ओएसिस पाए जाते हैं। तो यहाँ छोटा सा कहीं जल का स्रोत मिला, तो इस जल के स्रोत के किनारे किनारे बस्तियों का बसाव हो जाता है। तो ये इस तरह से ग्रामीण अधिवासों का वर्गीकरण है अभिविन्यास के आधार पे। अब जो दूसरा क्राइटेरिया लेते हैं वो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो कार्य के आधार पे जब ग्रामीण बस्तियों का विभाजन करते हैं तो पहला आता है फार्मिंग विलेज, जहां कृषि कार्य मुख्य प्रकार होता है ग्रामीण बस्तियों का। दूसरा है फिशरमैन्स विलेज, जहां मत्स्य प्रकार है, जैसे कोस्टल एरिया है ये तटीय क्षेत्र, हम देख सकते हैं छोटे छोटे गांव यहाँ पे बने हुए हैं, और इनका मुख्य आधार समुद्र में मछली मारना। तीसरा इसमें है लैम्बरजैक विलेज। तो लैम्बरजैक बेसिकली अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में यूएसए और कनाडा के लोग हैं जो लकड़ी काटने का कार्य करते हैं, और इनके घरों को जब हम देखते हैं तो ये देख सकते हैं लकड़ियों से ही इन घरों की दीवारें बनती हैं। और ये लैम्बरजैक ट्रांसह्यूमेंस की प्रैक्टिस करते हैं। ट्रांसह्यूमेंस हमने समझा था कि जाड़ों के समय पे वो घाटियों में आ जाते हैं, और गर्मी के समय जैसे बर्फ पिघलती है वो ऊपर पहाड़ों पे चले जाते हैं। तो ये लंबरजैक भी ट्रांसह्यूमेंस करते हैं वहाँ कनाडा के, स्पेशली जो कोनिफेरस फॉरेस्ट है उसमें। तीसरा जो है पास्चोरल विलेज, पास्चोरल नॉमेडिक पास्चोरलिज्म हमने समझा हुआ था कृषि वाले चैप्टर में प्राइमरी एक्टिविटीज में, जिसमें एक जनजाति या एक कबीला एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है अपने पशुओं के साथ। तो इनके जो गांव बनते हैं ये भी बड़े अस्थायी प्रकार के बनते हैं। तो ये देख सकते हैं ये अफ्रीकन कंट्री में ये नॉमैडिक पास्चोरल की बस्तियां हैं। तो एक जगह से वो दूसरी जगह शिफ्ट भी करते हैं, फिर घूमते घूमते वो एक टाइम बाद इन बस्तियों में वापस आ जाते हैं। अब ग्रामीण बस्तियों का जो विभाजन है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, आकार के आधार पे, तो ये तीसरा आधार है जिसके आधार पे ग्रामीण बस्तियों का अलग तरीके का विभाजन है। तो इस शेप में हम पहले देखते हैं लिनियर पैटर्न, या इसको कहते हैं रैखिक प्रतिरूप। तो एक रेखा की तरह से सेटलमेंट का डेवलपमेंट होता है, और ये पाया जाता है बेसिकली जहाँ रोड हो, जहाँ रेलवे की लाइन हो, कोई नदी हो, कोई नहर हो। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये रोड है इस डायग्राम में, और इस रोड के सहारे सहारे ऐसे लिनियर पैटर्न पे बस्तियों का विकास हुआ है, क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी अधिवास के बसने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिस तरह का रोड होता है लगभग बस्तियों का आकार उसी तरह से शेप लेने लगता है। अब इसी क्रम में हम दूसरा देखते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न या आयताकार प्रतिरूप। तो आयताकार प्रतिरूप होता है बेसिकली प्लेन एरिया हो या इंटर माउंटेन वैलीज हो, जो दो पर्वतों के बीच का जो घाटी होता है उस तरह का हो। और इसमें जो रोड्स होती हैं ये रेक्टेंगुलर होती हैं, आयताकार होती हैं, और एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे मिलती हैं। तो ये गूगल इमेज है, इसमें हम देख सकते हैं ये एक आयताकार बस्ती का उदाहरण है। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो रोड्स हैं ये सारे के सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो जहां जिस तरह का रोड है उसी तरह से बस्ती की संरचना होती है। अब जो तीसरा है
वो है हमारा सर्कुलर पैटर्न। तो सर्कुलर पैटर्न जो वृत्तीय आकार का हो, और ये डेवलप होता है कहीं पे जहाँ झीलें हों, जहाँ तालाब हों। तो जनरली झील या तालाब सामान्यतः अगर टोपोग्राफी एक जैसी हो तो वो सर्कुलर बनते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि टैंक और लेक, और इसके किनारे किनारे ये सारी बस्तियां बसी होती हैं। तो इसके एक उदाहरण को हमने देखा जहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्रों में ओएसिस पाए जाते हैं, जहाँ जल की उपलब्धता मिलती है, तो वहां पे इस तरह की बस्तियां पाई जाती हैं। और दूसरे ऐसे जगह जहाँ पे बीच का क्षेत्र छोड़ दिया जाता है कुछ कॉमन एक्टिविटी के लिए या पशुओं के लिए, और इनके किनारे किनारे इनकी सुरक्षा के लिए ये सर्कुलर पैटर्न पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्राल। ये क्राल बेसिकली अफ्रीकन क्षेत्रों में जो मसाई जनजाति है, मसाई मारा कहते हैं, पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र होता है। तो मसाई नॉमेडिक हर्डर होते हैं, वो अपने पशुओं के साथ मूव करते रहते हैं। तो बीच के बाड़े में वो पशु रखते हैं इस क्षेत्र में, और इन पशुओं की सुरक्षा के लिए इनकी जो बस्तियां बनती हैं वो गोलाकार रूप में इस बाड़े के चारों तरफ बनाई जाती हैं। और इसी तरह से जुलू लैंड है दक्षिण अफ्रीका में, जिसको नेटाल प्रांत कहते हैं। तो नेटाल प्रांत के जो आदिवासी हैं जुलू, वो भी अपनी बस्तियां इस तरह से बसाते हैं। तो बेसिकली ये जो क्राल हैं ये सर्कुलर बस्तियों के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट जो पैटर्न बनता है हमारा स्टार लाइक पैटर्न। और ये स्टार लाइक पैटर्न क्यों बनता है? क्योंकि सड़कें एक दूसरे को पॉइंट पे काटती हैं, तो ये बस्तियां इस तरह से डेवलप करती जाएंगी। क्योंकि बस्तियों का जो विस्तार होता है वो सड़कों के किनारे किनारे अधिक होता है। इसी तरह से टी शेप, वाई शेप और क्रॉस शेप। तो ये देख सकते हैं कि ये जो टी शेप है यहाँ से ऐसे निकला हुआ है। रीजन इसका क्या है? रोड। अगर रोड का आकार इस तरह का ना होता तो ये बस्ती टी शेप की न बसती। ऐसे ही वाई शेप देख सकते हैं, ये भी हम देख सकते हैं, दिस इज ड्यू टू रोड। और जो क्रॉस का शेप है ये भी क्यों है? ड्यू टू रोड। तो जिस तरह से रोड का विन्यास है, रोड की सेटिंग है, रोड का शेप है, उसी तरह से बस्तियों का शेप होता जा रहा है। अब इसी क्रम में एक देखते हैं, इसको कहते हैं डबल विलेज या दोहरा गांव। और ये दोहरे ग्राम ऐसे जगहों पे डेवलप होते हैं जहां बीच में ये नदी है और नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है। तो इस तरफ भी डेवलपमेंट होता है, इस तरफ भी डेवलपमेंट होता है। तो इनकी कनेक्टिविटी बनी रहती है, या तो ये पुल के थ्रू हो या तो कोई फेरी सर्विस के थ्रू हो, जैसे नौका चलती हो इस पार से उस पार। तो ये कुछ ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हुए। अब इनकी समस्याएं क्या हैं? तो ग्रामीण बस्तियां बेसिकली जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं, बहुत ही कम पाई जाती हैं। और यहाँ पे इनफैक्ट जो वाटर सप्लाई होती है वो भी अपर्याप्त होती है, प्रदूषित होती है, उसकी क्वालिटी बहुत ही निम्न स्तर की होती है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे दक्षिण एशिया के क्षेत्र जहाँ पे बाढ़ की आवृत्ति अधिक है। तो ये क्षेत्र फ्रिक्वेंटली बाढ़ को और सूखे की समस्या का सामना करते हैं। इसके साथ ही साथ जो बेसिक कम्युनिटीज होती हैं, जो सफाई और स्वच्छता की सुविधाएं होती हैं, जैसे ये टॉयलेट का ऑप्शंस होता है, जो गार्बेज का डिस्पोजल होता है ऐसे खुले में फेंक देते हैं उसको, और जो हाउसेज हैं वो बनते हैं मिट्टी से, लकड़ी से, घास फूस से। तो इसके कारण जब बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ की परिघटना होती है, तो उस केस में यहाँ पे जनधन की काफ़ी हानि होती है और इनके लिए प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर जगहों पे अभी भी कच्चे सड़कें हैं, और कच्ची सड़कों के कारण जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी प्रभावित होती है। और इनमें हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटी भी काफ़ी कम रहती है, जैसे स्कूलों की संख्या कम है, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव रहता है। तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे और ज़्यादा है जहाँ विलेजाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि इस विलेजाइजेशन या ग्रामीणीकरण की प्रोसेस में हर चीज़ एक व्यवस्थित तरीके से और नियोजित तरीके से अरेंज की गई रहती है। तो ये कुछ समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों की जिनमें काफ़ी पर्याप्त सुधार पाया जाता है। इसमें ग्रामीण सड़कों का काफ़ी हद तक निर्माण किया गया है, तो इससे कनेक्टिविटी बढ़ी है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी धीरे धीरे आंतरिक क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अर्बन सेटलमेंट या नगरीय अधिवासों के बारे में। तो नगरीय अधिवास होते क्या हैं? तो नगरीय अधिवास ऐसे क्षेत्र हैं जहां रहने वाले अधिकतर लोग नॉन प्राथमिक क्रियाकलापों में जुड़े हुए हैं, जैसे सर्विस क्षेत्र है, विनिर्माण का क्षेत्र है। तो बेसिकली इसको कहते हैं हम लोग अर्बनाइजेशन, जो नगरीकरण है।
तो अर्बनाइजेशन मीन्स टू बिकम अर्बन, नगरीय क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जाती है, और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, वो है रूरल अर्बन माइग्रेशन, यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की तरफ प्रवास होता है। नगरीकरण की प्रवृत्तियों में जो विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, इन दोनों में काफी अंतर पाया जाता है। जो विकसित देश हैं, इनमें नगरीकरण की प्रवृत्तियां 19वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हो गई, और इसका कारण क्या था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। बहुत सारे मात्रा में लोग उत्पादन की जगहों पर एकत्रित होने लगे, और इससे बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ और विकास हुआ। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहला शहर लंदन था, जिसने 1 मिलियन मार्क को पार किया। ये पार किया 1810 में। और जो विकासशील क्षेत्र थे, उनमें ये टेंडेंसी लगभग ये सेकेंड हाफ में आई, 1950 या उसके बाद आई। कारण क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो औपनिवेशिक शक्तियां थी, उन्होंने धीरे धीरे अपने उपनिवेशों को स्वतंत्र करना शुरू किया, और उनके विकास क्रम में जो नगरीकरण की प्रवृत्ति थी, बेसिकली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ होती है। 1810 में लंदन पहला 10 लाखी शहर बना, लेकिन 1982 तक आते आते लगभग 175 शहर 1 मिलियन यानी 10 लाख की जनसंख्या को ये पार कर चुके थे। जो नगरीकरण का अनुपात है वो इस टेबल से हम लोग समझ सकते हैं। इस समय 2023 तक 57% लोग नगरों में निवास कर रहे थे, जबकि केवल 3% लोग 1800 ईस्वी के आसपास निवास कर रहे थे। तो इसमें हम देख सकते हैं 1800 में ये परसेंटेज 3 था, 1900 में देख सकते हैं ये परसेंटेज 14 था। तो 1900 तक भी बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जब हम 1950 में देखते हैं तो ये 30 था। अब 50 के बाद बढ़ते बढ़ते ये प्रतिशत 2023 तक 57% हो गया है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुमान है 2050 तक ये 68% लोग हो जाएंगे नगरों में रहने वाले। नगरीय क्षेत्र बेसिकली मानवीय क्रियाकलापों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आधार हैं, क्योंकि प्राथमिक क्रियाओं के बाद जो भी वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं वो इन नगरों से चल रही हैं। अब हम इनके वर्गीकरण की बात करते हैं, तो जो नगरीय अधिवास हैं, इनके भी वर्गीकरण के जो आधार लिए जाते हैं वो विभिन्न देशों में विभिन्न विभिन्न प्रकार हैं, तो एकरूपता इनके में भी नहीं है। तो जब अधिवास की बात हम कर रहे थे, तो नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जो बांटा जाता है उनके आधारों में भी एकरूपता नहीं थी। उसी तरह से जब नगरों का वर्गीकरण करते हैं तो इसके भी आधारों में कोई एकरूपता नहीं है। तो बेसिकली जो कॉमन आधार लिए जाते हैं वो है हमारा पॉपुलेशन साइज, जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, वहाँ के लोग किन किन क्रियाओं से जुड़े हुए हैं, और तीसरा है प्रशासनिक सेटअप, क्योंकि प्रशासन सरकार का भाग है और नगर प्रशासनिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। तो जो पहले क्राइटेरिया है पॉपुलेशन का साइज, जनसंख्या का आकार। यह जनसंख्या आकार विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार से है। जैसे हम देख सकते हैं कि ये कोलंबिया में 1500 है, 2000 है अर्जेंटीना में और पुर्तगाल में, 2500 है यूएसए और थाईलैंड में, और 5000 है इंडिया में। लेकिन सबसे ज्यादा है 30,000 कहाँ पे? जापान में। इंडिया का नगरीकरण का आधार हमने देखा था जो 1991 के सेंसस ने डिफाइन किया था। इसी में था कि 400 लोगों का घनत्व हो कम से कम, और जो नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स हों उसमें वर्किंग मेल पॉपुलेशन का 75% लिया गया था। तो ये आधार हैं जो भारत सरकार ने अपनाए हुए हैं। इसके साथ ही साथ डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड बहुत ही छोटे छोटे यूरोपीय देश हैं, तो इनके में जहाँ पे 250 लोग हो जाएं उनको ये लोग अर्बन कहते हैं, और इनसे कई कई गुना बड़े हमारे भारत और चीन के गांव हैं। आइसलैंड का जब देखते हैं तो यहाँ पे 300 है। कनाडा और वेनेजुएला में ये 1000 लोग हैं। जनसंख्या के आधार पे भी बहुत सारे देशों ने अपने अलग अलग क्राइटेरिया निर्धारित कर रखे हैं। जो सबसे ज्यादा है वो 30,000 है जापान का। इसी तरह से दूसरा आधार है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर या व्यावसायिक संरचना। तो इस व्यावसायिक संरचना में ये भी डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे इटली में उस सेटलमेंट को अर्बन कहते हैं जहां 50% लोग नॉन प्राइमरी एक्टिविटी से इंगेज हों, लेकिन वहीं भारत में हम लोग 75% लेते हैं, और वो भी वर्किंग मेल पॉपुलेशन का, केवल मेल का लेते हैं, फीमेल का नहीं लेते। इसी तरह से तीसरा जो क्राइटेरिया है एडमिनिस्ट्रेशन। तो भारत में ऐसे क्षेत्र नगरीय क्षेत्र हैं जहां पे कैंटोनमेंट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी या नोटिफाइड टाउनशिप हो, लेकिन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जैसे ब्राजील और बोलीविया है, किसी भी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हो वो नगरीय केंद्र के रूप में कंसीडर किया जाएगा। एक चौथा आधार है जो नगरीय प्रतिरूपों को प्रभावित करता है, उसको हम लोग कहते हैं लोकेशन या अवस्थिति।
और ये अवस्थिति बहुत सारे स्पेशलाइज्ड फंक्शन को प्रभावित करती है। जैसे कुछ इसमें हॉलिडे रिजॉर्ट्स हैं, कुछ इंडस्ट्रियल टाउन हो सकते हैं, कुछ मिलिट्री के सेंटर हो सकते हैं, कुछ सी पोर्ट्स हो सकते हैं। तो ये सब डिसाइड होते हैं कि उन स्थानों की साइट और सिचुएशन क्या है या लोकेशन क्या है। इसमें जो स्ट्रेटजिक टाउन्स होते हैं, जो रणनीतिक शहर होते हैं, वो नेचुरल डिफेंस के क्षेत्र होते हैं। माइनिंग टाउन वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे मिनरल्स की अवेलेबिलिटी हो। लेकिन इन शहरों में भी वही बेसिक फैक्टर काम करते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बिल्डिंग मटेरियल, फर्टाइल लैंड। तो इस तरह से बस्तियां बस्ती चली गई, बाद में धीरे धीरे उनके फंक्शंस चेंज होते गए। और वर्तमान में जो नगरीय बस्तियां हैं उनमें तकनीक का प्रयोग करते हुए दूर दूर से पाए जाने वाले पदार्थों का भी निर्माण कार्य में प्रयोग किया जाता है। इन नगरीय बस्तियों के फंक्शंस क्या क्या हैं? तो इन फंक्शंस या प्रकारों को जब हम देखते हैं तो या तो प्रशासन के क्षेत्र हो सकते हैं, व्यापार के केंद्र हो सकते हैं, उद्योग के केंद्र हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ वो डिफेंस प्रोवाइड कराते हों या किसी धार्मिक संस्थान के रूप में प्रसिद्ध हों। इनके अलावे और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कुछ नगर रिक्रिएशनल हो, ट्रांसपोर्ट के लिए हो सकते हैं, माइनिंग के लिए हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और जो एक्टिविटीज है आईटी का यह हब हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस हैं जो नगरीय क्षेत्रों द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो एक कोई भी शहर है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन बेसिकली उनको जाना जाता है जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फंक्शन होता है उससे जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए शेफील्ड है, तो इसको एक औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। लंदन को एक पोर्ट सिटी के रूप में जाना जाता है। तो ऐसा नहीं कि केवल पोर्ट ही है, पोर्ट के अलावे भी बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, लेकिन पोर्ट एक डोमिनेंट एक्टिविटी है। इसी तरह से चंडीगढ़ को लेते हैं, ये प्रशासनिक शहर के रूप में है, तीन तीन क्षेत्रों की राजधानियां वहां पे हैं और ये शहर लगातार अपने स्वरूप को परिवर्तित कर रहे हैं। तो इनमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की सेवाएं जुड़ती जा रही हैं। तो इन नगरीय क्षेत्रों का वर्गीकरण इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। तो पहले वर्गीकरण है हमारा प्रशासनिक नगर। अब प्रशासनिक नगरों में बेसिकली राजधानियां आती हैं, क्योंकि पूरा का पूरा प्रशासनिक सिस्टम वहां सेट रहता है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे भारत में हमारा न्यू दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, बीजिंग, अदिस अबाबा, वाशिंगटन डीसी, लंदन, ये सारे के सारे प्रशासनिक नगर हैं, क्योंकि ये विभिन्न देशों की राजधानियां हैं। लेकिन इन राजधानियों के अलावे जो प्रादेशिक राजधानियां होती हैं वो भी प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करती हैं। जैसे विक्टोरिया ब्रिटिश कोलंबिया में, अल्बनी है न्यूयॉर्क का, चेन्नई है तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में हम देखें लखनऊ है। तो इस तरह के केंद्र इनको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। अब टाउनशिप में ही जो दूसरा प्रकार है ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन। ऐसे टाउन्स जिनका प्रमुख कार्य ट्रेडिंग है, व्यापार से ये जुड़े रहते हैं। तो इसमें जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग टाउन है, जैसे विनीपेग, विनीपेग अगर याद हो आपको तो ट्रांस कनाडियन रेलवे और रोडवेज का ये टर्मिनल पॉइंट है जो कनाडा के पश्चिम साइड स्थित है। और यह प्राथमिक क्रियाकलापों के कलेक्शन का, उत्पादन का एक बहुत बड़ा सेंटर है। इसके बाद ये कंसास सिटी, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेंटर्स, जहाँ पे ये फ्रैंकफर्ट है, एम्स्टर्डम है, ये यूरोपीय शहर हैं जो बैंकिंग और फाइनेंस के सेंटर्स हैं। इसी तरह से इनलैंड सेंटर्स जो बड़े बड़े हैं, जैसे मैनचेस्टर है, सेंट लुइस है। ट्रांसपोर्ट के नोड हैं, जैसे लाहौर है, बगदाद है और इंडिया में आगरा है। इसी तरह से तीसरा क्राइटेरिया कल्चरल टाउन या सांस्कृतिक नगर। और ये ऐसे नगर हैं जो किसी न किसी धार्मिक संस्थानों के केंद्र हैं, जैसे जेरूसलम इजराइल और अरब देशों में एक विवाद की बहुत बड़ी वजह है, मक्का, जगन्नाथपुरी, वाराणसी। तो ये सारे इनको हम कल्चरल टाउन के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। इनके अलावे और भी जो फंक्शनल आधार होते हैं, जैसे हेल्थ और रिक्रिएशन के सेंटर गोवा में है, पणजी, मियामी है यूएसए में। इंडस्ट्रियल सेंटर हो सकते हैं पिट्सबर्ग, जमशेदपुर, जो लौह इस्पात उद्योगों के लिए जाने जाते हैं। माइनिंग और क्वेरिंग जो खनन का क्षेत्र है, जैसे ब्रोकन हिल है ऑस्ट्रेलिया में, धनबाद है इंडिया में। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट के सेंटर हो सकते हैं, सिंगापुर है, मुगल सराय है। तो ये नगरीय फंक्शंस के आधार पे, ये नगरीय प्रकारों के आधार पे नगरों का वर्गीकरण है।
अब हम जब दूसरा वर्गीकरण देखते हैं तो ये आकार के आधार पे है। जैसे ग्रामीण वर्गीकरण को हमने समझा था, उसी तरह से शहर भी लिनियर हो सकते हैं, रैखिक रूप से, स्क्वायर हो सकते हैं, स्टार लाइक हो सकते हैं, क्रेसेंट शेप हो सकते हैं। तो ये आकार के आधार पे शहरों का वर्गीकरण है। तो बहुत सारे नगरों का जो विन्यास रहा है वो किसी तरह नियोजित नहीं रहा है, और इस कैटेगरी में बहुत सारे प्राचीन शहर आते हैं। लेकिन जो नए शहर हैं, जो नई राजधानियां बनाई गई हैं, वो मोस्टली प्लांट तरीके से बनाई गई हैं। तो इसमें हम दो केस देखते हैं। पहला केस है आदिस अबाबा। आदिस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है, और इथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसको आप लोकेशन देखिए एटलस पे। तो आदिस अबाबा की जब हम बात करते हैं तो ये न्यू कैपिटल है जो 1878 में डेवलप की गई, और ये हिल और वैली टोपोग्राफी पे है, जहाँ पे टोपोग्राफी अंडुलेटिंग इस प्रकार की पाई जाती है, ऐसे में ये डेवलप किया गया है। और जो इसका रोड पैटर्न है ये इसके लोकल टोपोग्राफी से इन्फ्लुएंस होता है, और रोड के ही सहारे सहारे बस्तियों का बसाव होता है। तो यहाँ पे जो रोड्स हैं, ये जो गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे पियाजा, अरात, आमिस्ट किलो, यहाँ से ये चारों तरफ निकलते हैं। यहाँ पे मार्केटो, ये एक मार्केट है जिसको काहिरा और जोहान्सबर्ग, यानी अफ्रीका का उत्तरी भाग और अफ्रीका का दक्षिणी भाग, इन दोनों के बीच में लार्जेस्ट मार्केट के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये शहर है आदिस अबाबा, और यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस और बहुत सारे स्कूल वगैरह पाए जाते हैं। तो उसके कारण यह एक एजुकेशन का सेंटर भी बना हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो जिबूती और आदिस अबाबा का रेलवे रूट है, उसका टर्मिनल पॉइंट है, मतलब अंतिम पॉइंट है आदिस अबाबा में। तो ये रेल नेटवर्क भी है, कॉलेजेस भी हैं, प्रशासनिक केंद्र भी है, और साथ ही साथ ये बोले एयरपोर्ट है। यहाँ पे ये नया एयरपोर्ट बना हुआ है। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो ये शहर परफॉर्म कर रहा है। तो ये वहाँ का स्ट्रक्चर है। इसमें हम देख सकते हैं कहीं कहीं पे नियोजित क्षेत्र है, जो नए क्षेत्र हैं। रोड यहाँ से बीच से हर तरफ बाहर निकले हुए हैं, हर डायरेक्शन में, और ये क्षेत्र इसका एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र है। और जब इसकी स्काई लाइन की बात करते हैं, अब ये क्या होता है, तो स्काई लाइन बेसिकली होता है कि किसी भी शहर को बीच में लगभग इसके बड़े बिल्डिंग्स होते हैं जो कमर्शियल हब भी होते हैं। तो किसी शहर को जब हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है जब हम क्षितिज से देखते हैं। तो जब इन ऊंचे बिल्डिंग्स को मिलाएंगे तो इस तरह से एक लाइन का निर्माण होता है, इमेजिनरी लाइन का। तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं स्काई लाइन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पे आदिस अबाबा में, और ये हम ऐसे मिलाएंगे जब इसको, तो ये हमारी बनेगी स्काई लाइन। तो ये बेसिकली जब हम क्षितिज से किसी नगरीय क्षेत्र को देखते हैं तो जो ऊपर ऊपर की लाइन बनती है उस लाइन को स्काई लाइन कहते हैं, जो ऊंचे बिल्डिंगों को मिला के बनाई जाती है। तो ये स्काई लाइन है आदिस अबाबा का। अब हम दूसरे केस स्टडी के बारे में बात करते हैं, वो है कैनबरा। तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और इसको प्लांट सिटी के तौर पे हम लोग कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली ये नई है, 1912 में बनाई गई। अमेरिकन आर्किटेक्ट थे वाल्टर बर्ली ग्रिफिन, और ग्रिफिन साहब ने इसको एक गार्डन सिटी के तौर पे डेवलप किया, जिसमें पार्क्स, बाग बगीचे बहुत ज़्यादा हैं। और ये बेसिकली 25,000 लोगों को एस्टिमेट करके बनाया गया था। और इसमें 5 मेन सेंटर्स हैं। तो मेन सेंटर्स होने से क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन की कंजेशन है वो कम होगी, क्योंकि 5 अलग अलग फंक्शन के सेंटर हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये बीच में राउंडेड रोड, राउंड से फिर ये रोड रेडिएट हो रही है, और रेडिएशन के बाद ये दूसरा सेंटर यहाँ से भी हम देख सकते हैं। और सारी बस्तियां प्लान्ड वे में क्रॉस चेक रास्तों पे बनी हुई हैं। शहर के विस्तार के क्रम में जो बस्तियां बसी इसमें कई सारे सैटेलाइट टाउन बने। वे सैटेलाइट टाउन क्या है, जैसे मेन शहर होता है, इस मेन शहर के आसपास बहुत छोटे छोटे शहर बन जाते हैं, और ये क्षेत्र इन मुख्य शहर से रेल के द्वारा, रोड के द्वारा कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ से मूवमेंट होता रहता है मुख्य शहर को, और शहर के फंक्शंस भी इनमें पाए जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये सैटेलाइट टाउन, ये इंडिपेंडेंट सेंटर्स होते हैं। तो इस तरह के सैटेलाइट टाउन कैनबरा के आसपास
डेवलप हुए हैं। अब हम नगर के तीसरे प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आधारित है नगरीय क्षेत्रों की हिरार्की या पदानुक्रम के आधार पे। तो जब हम फंक्शन और सर्विसेज देखते हैं तो पदानुक्रम होता है कि सबसे पहले कोई छोटा सेंटर होगा, फिर उससे बड़ा सेंटर जो उसको सर्व कर रहा है, फिर उससे बड़ा सेंटर और होगा। तो इस तरह से जो व्यवस्था बनी, फिर इससे भी बड़ा सेंटर होता है। तो नगरों का जो आकार है और जो उनके द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं, इस आधार पे हम लोग पदानुक्रम में रख सकते हैं। तो इस पदानुक्रम में जो पहले सबसे छोटा आता है उसको टाउन या नगर कहते हैं। दूसरा उससे बड़ा सिटी, फिर मिलियन सिटी होता है जहां की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाए। और इसी में दो और हैं, कोनरबेसन और मेगालोपोलिस। तो ये सारे क्या हैं समझते हैं इसको। जो पहला सबसे छोटे लेवल पे होता है नगरीय अधिवास, वो उसको कहते हैं नगर या टाउन। और इसमें केवल जनसंख्या को ही नहीं देखा जाता क्योंकि ये काफी छोटा होता है, और ये एक तरीके से कहें तो जस्ट ग्रामीण बस्तियों का नगरीय रूपांतरण है। तो इसमें जो भी फंक्शंस पाए जाते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पाए जाते। और वो कैसे कैसे फंक्शंस हैं, जैसे छोटे स्तर पे निर्माण उद्योग, इसके बाद रिटेल और होलसेल ट्रेड और प्रोफेशनल सर्विसेज कुछ पाई जाती हैं। तो जनरली ये सारी सेवाएं या निर्माण की प्रक्रियाएं ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिलती हैं। अब टाउन से बड़ा जो है दूसरा पदानुक्रम हमारा शहर है। और सिटी को लेविस ममफोर्ड साहब ने कहा था कि सिटी इज इन द फैक्ट द फिजिकल फॉर्म ऑफ द हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एसोसिएटेड लाइफ। दैट मीन्स कि जो मनुष्य जुड़ा हुआ है अपने पर्यावरण के साथ या दूसरे मनुष्यों के साथ, तो इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव लाइफ। और इस एसोसिएटिव लाइफ का ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और हाईएस्ट फॉर्म है जिसको हम लोग शहर कहते हैं। ये स्टेटमेंट है लुइस ममफोर्ड साहब का। अब ये जो शहर होते हैं ये कस्बा के क्षेत्र से या जो नगरीय क्षेत्र होते हैं उनसे दोनों आधारों पे बड़े होते हैं, एक आकार में और दूसरा फंक्शंस में। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, या तो कोई ट्रांसपोर्ट का टर्मिनल हो जाए, या कोई मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो इसमें, या फिर कोई प्रादेशिक राजधानी का क्षेत्र हो। तो जिन शहरों की जनसंख्या 1 मिलियन या 10 लाख से ऊपर हो जाती है उसको हम लोग 10 लाखी शहर या मिलियन सिटी कहते हैं। अब इसी क्रम में आता है कोनरबेसन, या इसको कहते हैं सन नगर। और ये वर्ड यूज किया था पैट्रिक गिडीज ने 1915 में। और ये कोनरबेसन बनते कैसे हैं, ये कई सारे नगरीय क्षेत्र होते हैं, जैसे ये एक नगर, ये दूसरा नगर, ये तीसरा नगर। ये सारे नगर धीरे 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 एक साथ जुड़ जाते हैं विकास के क्रम में। तो इनको कहते हैं हम लोग कोनरबेसन। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे ग्रेटर मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो। भारत में भी देख सकते हैं दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ये सारे एक दूसरे से लगभग जुड़ चुके हैं। तो ये एक सन्नगर का उदाहरण है। इसी तरह से बंबई का भी उदाहरण लिया जा सकता है सन्नगर के तौर पे, कि जो भी एंशिएंट नोड हुआ करते थे, जो प्राचीन शहर थे, वो सारे एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। तो इस तरह के शेप को हम लोग कहते हैं कोनरबेसन। और इससे जो सबसे बड़ा है उसको कहा जाता है मेगालोपोलिस। तो मेगालोपोलिस बेसिकली ये ग्रीक शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब है ग्रेट सिटी। और इसको सबसे ज्यादा पॉपुलराइज किया जीन गॉटमैन साहब ने। ये सुपर मेट्रोपॉलिटन सिटी का उदाहरण प्रस्तुत करता है जो यूनियन ऑफ कोनरबेसन होते हैं। तो जैसे एक कोनरबेसन यहाँ पे बना, दूसरा कोनरबेसन वैसे ही कहीं इधर बना, और ये जब दोनों जुड़ते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं मेगालोपोलिस। और इसका जो सबसे फेमस उदाहरण लिया जाता है कि यूएसए का आप मैप उठा के देखिए तो एक बोस्टन है, और बोस्टन के साथ है वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन और बोस्टन के जो कोनरबेसन के क्षेत्र हैं वो सारे एक दूसरे से मिल चुके हैं। और मिलने में जो मुख्य भूमिका होती है वो ट्रांसपोर्ट के रूट्स की होती है, क्योंकि जो भी अर्बन डेवलपमेंट होता है वो ट्रांसपोर्ट के रूट के सहारे सहारे होता है। तो ये उदाहरण है हमारा मेगालोपोलिस का। अब इसमें एक वर्गीकरण जो मिलियन सिटी, जिन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे लंदन पहुंचा था 1800 में, इसके बाद पेरिस 1850 में हुआ, न्यूयॉर्क 1860 में, और 1950 तक लगभग 80 देश मिलियन सिटी हो चुके थे। और 2018 का जो यूनाइटेड नेशन का एस्टीमेट है उसमें लगभग 81 शहर हैं जिनकी जनसंख्या 5 मिलियन से ऊपर हो चुकी। और इसको हम लोग इस चार्ट की सहायता से देख सकते हैं कि जो भी अर्बन एरिया है उनकी जनसंख्या कितनी है। तो इसमें सबसे पहले आता है टोक्यो। टोक्यो जापान की कैपिटल भी है, और यहाँ की पॉपुलेशन हम देख सकते हैं 2024 में ये है लगभग
37 मिलियन। दूसरे नंबर पे है हमारा दिल्ली, दिल्ली में है 33 मिलियन। इसके बाद है तीसरे नंबर पे संघाई, यहाँ पे लगभग 29 मिलियन पॉपुलेशन है। फिर है ढाका, ढाका में 23 मिलियन पॉपुलेशन है। तो ऐसे बहुत सारे मिलियन सिटीज पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। तो इसको हम लोग इस डायग्राम की सहायता से समझते हैं। यह मैप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइट का मैप है, और जब इस मैप को हम देखते हैं तो देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े नगर हैं ये सारे तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सारे के सारे तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। और ऐसा होने का जो मेन कारण है कि ये नगर आर्थिक क्रियाकलापों के बड़े बड़े केंद्र हैं। और आर्थिक क्रियाकलापों में जैसे हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि ये राइन वाटरवे का पार्ट है। राइन नदी यहाँ उत्तरी अटलांटिक मार्ग को जोड़ती है। यहाँ से देख सकते हैं हम ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस का रूट है। तो ये जो समुद्री मार्ग हैं इनसे नजदीकी, इसके साथ साथ पत्तन की सुविधा, व्यापार की सुविधा, रिक्रिएशनल के साइट्स, टूरिस्ट के सेंटर, तो इस कारण से ये सारे के सारे नगर डेवलप हुए हैं। अफ्रीका में इवन जो अंदर हैं ये सब रेल रूट से जुड़े हुए हैं पोर्ट के द्वारा। ये आदिस अबाबा जो अभी हमने देखा था इथियोपिया, यहाँ पे है। कनेक्टिविटी मैटर्स, जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है, आर्थिक क्रियाकलापों की सघनता है, वहाँ पे बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं। और यही रीजन है कि ये सारे के सारे नगर कोस्टल एरियाज पे फैले हुए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि नगरों की समस्याएं क्या हैं। नगरीय समस्याएं जनाधिक्य के कारण बहुत ही ज्यादा उत्पन्न हुई हैं, और इसका कारण है कि लोग शहरों की तरफ बहुत तेजी से प्रवासित हो रहे हैं इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो जो आजीविका या रोजगार के अवसर या जीवन स्तर की गुणवत्ता बढ़ाने की होड़ है, उसने नगरों में नई नई समस्याएं खड़ी करने शुरू कर दी हैं। और बहुत सारे नगर ऐसे हैं जो अनप्लान्ड तरीके से बसे हुए हैं, तो उसके कारण वहाँ पे कंजेशन हो रहा है, संकीर्णता बढ़ती चली जा रही है, और लोगों को रहने के लिए प्रॉपरली घर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ या स्लम्स और स्क्वाटर डेवलप करते जा रहे हैं। अब बहुत सारे शहरों में, स्पेशली जो विकासशील देशों के शहर हैं, वहां पे इन स्लम और स्क्वाटर में या झुग्गी झोपड़ियों में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और बेसिकली ये जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं इनमें प्रॉपर घरों का अभाव रहता है। किसी तरह लोग टीन शेड और लगा के, फिर बहुत ही ज्यादा गंदगी होती है, ना कोई बेसिक कम्युनिटीज है, पानी की सप्लाई बहुत कम रहती है, और माइक्रो क्लाइमेटिक लेवल पे बहुत ही ज्यादा प्रदूषण होता है इसमें। इवन ये एशिया पैसिफिक के जो देश हैं वहां पे 60% लोग जो है इक्वेटर हालातों में रह रहे हैं। इन समस्याओं को हम इन टॉपिकों में देख सकते हैं। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो आर्थिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या है कि इकोनॉमिक का जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, जो रोजगार की अवसर है, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। और ये जो माइग्रेशन हो रहा है, जो प्रवास हो रहा है नगरों में, उसके कारण बहुत ही ज्यादा सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर की भरमार हो गई है, और वो शहर इन लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो ये इस तरह की समस्याएं हैं। दूसरा जो सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम है, तो सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम में शहरों के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्स तो है नहीं कि वहां पे इतने बड़े जनसंख्या को सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से और स्वास्थ्य की दृष्टि से सुविधाएं मुहैया करा सके। तो इन शहरों में जो बेतरतीब भीड़ भाड़ हुई है, तो रोजगार के अवसरों की अनुपलब्धता से यहाँ पे क्राइम रेट में वृद्धि हुई है, सामाजिक अपराधों की दरें बढ़ी हैं। और एक और टेंडेंसी है कि जो प्रवास होता है वो अल्प विकसित देशों में बेसिकली वो मेल मेंबर्स का प्रवास होता है। तो पुरुषों के बढ़ने में जो शहर का या जो नगरीय क्षेत्रों का लिंगानुपात है वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। जो तीसरा है वो हमारा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। नगरीय क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा जनाधिक्य के कारण जो रिसोर्सेज हैं, जो नगरीय क्षेत्र के रिसोर्स हैं, उन पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर बढ़ा है, और ये जल संकट के रूप में आया है। बहुत ज्यादा जो वेस्ट मटेरियल है, कूड़े कचरे के निपटान की समस्या के रूप में आया है। अब बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो कि जल की उपलब्धता को भी सुनिश्चित नहीं करा पा रही हैं, जो अपर्याप्त कंडीशन है सीवेज वगैरह की, तो इन सबसे अस्वास्थ्यकर दशाएं और ज्यादा जनरेट हो रही हैं। इसके साथ ही साथ वहां पे बहुत ज्यादा जीवाश्म ईंधनों का दहन किया जाता है, प्रदूषण की समस्याएं बहुत अधिक बढ़ी हैं। और साथ ही साथ जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है शहरों में, तो वो शहरों के तापमान को बढ़ा देता है। ऐसे तापमान बढ़ने की स्थिति को हम लोग कहते हैं हीट आइलैंड या उष्मा के द्वीप कहा जाता है, क्योंकि कंक्रीट
उष्मा को एब्जॉर्ब करता है उसी तरीके से रेडिएट करता है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में ये समताप रेखा है ये शहरी क्षेत्रों के ऊपर और ऊंची हो जाती है। ये शो करता है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र काफी ज्यादा गर्म है और इसको कहते हैं हम लोग अर्बन हीट आइलैंड। तो ये नगरों की समस्या है और ये वैश्विक तापन को बढ़ाने में काफी हद तक जिम्मेदार है। और जिस तरह नगरीकरण की प्रवृत्तियां दिख रही हैं उससे इस तरह की समस्याएं और बढ़ने की उम्मीद है। तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस चीज पे वर्क शुरू हो चुके हैं। तो इसमें जो पहला है हमारा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा अर्बन स्ट्रेटजी। अगर आपको याद हो तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने पढ़ा था ह्यूमन डेवलपमेंट में, क्योंकि ये यूएनडीपी ही है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी करता है। तो इस यूएनडीपी ने कुछ सुझाव दिए हैं जिनको अर्बन स्ट्रेटजी कहा जाता है। और इस अर्बन स्ट्रेटजी या नगरीय रणनीति में पार्ट क्या क्या है कि एनकरेजिंग शेल्टर फॉर अर्बन पुअर, तो जो नगरीय क्षेत्रों में गरीब लोग हैं उनके लिए शरण स्थली की व्यवस्था की जाए। दूसरा है प्रोविजन ऑफ बेसिक अर्बन सर्विसेज जैसे एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर और क्लीन वाटर और सैनिटेशन, इसकी व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही जो वुमेन्स की एक्सेस है बेसिक सर्विसेज और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज तक, इनको किया जाए। और साथ ही साथ जो एनर्जी यूज है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसको अपग्रेड किया जाए। जैसे जो पेट्रोल और डीजल से गाड़ियां चल रही हैं वो सोलर पैनल से चलाई जाएं, बैटरी से चलाई जाएं। इसके साथ ही रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन की भी बात किया है यूएनडीपी के अर्बन स्ट्रेटजी ने। अब इसी तरह से दूसरा है हेल्थ सिटी का कॉन्सेप्ट, और हेल्थ सिटी दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या डब्ल्यूएचओ ने। तो इसमें हेल्दी सिटी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो पहला है क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट। इसमें जो दूसरा है कि बेसिक नीड्स फॉर ऑल हैबिटेंट्स, तो बेसिक नीड्स में क्या है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, संसाधनों तक आधारभूत पहुंच। तो ये बेसिक नीड्स अप्रोच भी हमने पढ़ा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कि जो भी हमारी आवश्यकता की जरूरतें हैं इनकी उपलब्धता रहे। और तीसरा इसमें है कि जो भी कम्युनिटीज हैं उनको लोकल गवर्नमेंट में इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि कोई भी योजना लोगों की सहभागिता के बिना पूरी नहीं की जा सकती। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि प्रोवाइड एक्सेसिबल टू हेल्थ सर्विसेज, तो स्वास्थ्य को इसने सबसे ऊपर रखा क्योंकि स्वास्थ्य संगठन है ही। और इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ का एसडीजी दिया गया है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं ये टोटल 17 गोल हैं। इनको ऑप्ट किया गया था 2015 में, जो 2030 तक के उद्देश्य लेके चल रहे हैं। तो ये सारे ही उद्देश्य नगरीकरण पे लागू होते हैं। और इसमें जो 11वें क्रम पे गोल है वो है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो ये विशेष कर से नगरों को फोकस किए हुए हैं। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं और जिनका प्रभाव धीरे धीरे दिख रहा है और कई सारे देश सामने आए हैं जिन्होंने इन सब नीतियों पे कार्य करना शुरू किया है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।